तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, पावर सप्लाई। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम जानते हैं, आप कहोगे सेमीकंडक्टर चल रहा था, बट बीच में पावर सप्लाई कहाँ से आ गया। तो वो और ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। आज मैंने पावर सप्लाई को बताया क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो बाद में बताएंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सप्लाई, खासकर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वो बिना देर करे शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहले तो मुझे एक चीज़ समझाइए, कभी भी कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पावर सप्लाई, इससे आप क्या समझते हैं? तो ज़रा अपने दिमाग में सोचिए कि पावर सप्लाई, ये वर्ड आपने सुना है ना? सुना है ना कभी? बिल्कुल सुना होगा। आपने सुना होगा इस तरह कि पावर सप्लाई ठप हो गई या पावर सप्लाई बिगड़ गई, कुछ भी सुना होगा इस टाइप से। मतलब ये वर्ड हमारी लाइफ में कॉमन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि हमारे आसी पास से रिलेटेड कोई आज बात होगी, तो हाँ बिल्कुल आज हमारे आसी पास से रिलेटेड बातचीत होगी। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, हमारे आस ही पास से रिलेटेड बात होगी। इसमें किसकी बात होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट वोल्टेज और करंट से हम खेलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खासकर बीएससी स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बीटेक स्टूडेंट के लिए तो है ही। और भी आप किसी भी कह सकते हैं 12th में, 11th में, तभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई भी आप और कर रहे हैं तभी भी, अगर आप साइंस स्ट्रीम से आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब भाई बात हमारी पावर सप्लाई की इस वजह से यहाँ पर आ रही है, तो मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ से रिलेटेड बात है, तो बिल्कुल सही बात है। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे जो घर के जो डिवाइसेस होते हैं वो किस पर ऑपरेट करते हैं, अगर नहीं पता तो अभी जान जाओगे, कोई प्रॉब्लम लेना मत। तो हम ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है पावर सप्लाई का। आप कोई और वीडियो से इस वीडियो को कंपेयर करोगे तो आप खुद पाओगे कि किस में कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एक पॉइंट क्लियर करने की। बस आप लोग शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी डिवाइसेस वर्क करती हैं हमारी डायरेक्ट वोल्टेज पर। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत अभी कुछ मैंने बताया नहीं है। चलिए आप सुनिए, हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है या अल्टरनेटिंग करंट आता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है हमारे घरों में। अब मुझे ये बताइए कि अब हमारी घर की डिवाइसेस कैसे चलेंगी, क्योंकि डिवाइसेस को तो चाहिए डायरेक्ट वोल्टेज और घरों में आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसा होता है भाई? इसका ग्राफ कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है ना, एक बार जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर घटने लगती है, फिर बढ़ने लगती है। मतलब ये फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, चलो ठीक है। और डायरेक्ट वोल्टेज का कैसा होता है ग्राफ? एकदम स्ट्रेट होता है। ये डीसी हो गई हमारी। ये अगर वोल्टेज है टाइम के रिस्पेक्ट में तो एकदम कांस्टेंट रहती है, तो इसको कहते हैं डीसी। खैर हमें ग्राफ नहीं बात करनी है, हमें तो बात करनी है, क्या बात करना है? पावर सप्लाई के बारे में। तो चलिए बताते हैं। तो आप कहोगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलने के लिए हम बैटरी का यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बैटरी का यूज कर सकते हैं, ड्राई सेल का यूज कर सकते हैं। बट मुझे, अगर मैं बैटरी को ही ले लूँ, तो बैटरी की एक लाइफ होती है, एक लिमिट होती है। उसके बाद वो बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो बैटरी हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है और हमें नई बैटरी खरीदनी पड़ती है। घर में तो आप देखा ही होगा, हमें क्या होता है, अगर आपके पास बैटरी होती है तो उसकी लिमिट होती है, एक लाइफ होती है। उसके बाद वो बैटरी 2 साल 3 साल, मतलब एक लाइफ होती है, उसके बाद वो बैटरी ख़त्म हो जाती है। और बैटरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। अगर इसी तरह बैटरी 1-2 साल चलती रही तो हम कितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलेंगे, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए बैटरी बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। तो इससे उलट हमने एक नया तरीका हम लोगों ने सोचा। अब क्या करेंगे, हम कुछ और फंडा अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या वो फंडा है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर करें कि पावर सप्लाई हो
तो सबसे पहले आपके एग्जाम में ये आए तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो ऐसा सेक्शन का, इसकी मैं पूरी मतलब बता दे रहा हूँ, समझ में आपको आ रहा होगा, इतना तो पता होगा। ऐसा पार्ट या ऐसा सेक्शन ऑफ सर्किट, सर्किट का ऐसा पार्ट या ऐसा सेक्शन जो डायरेक्ट वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें किसी में बदल रहा डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब बात आती है कि टाइप्स क्या होते हैं पावर सप्लाई के। तो इसके भाई टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप तो हो गया अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। दूसरा हो गया हमारा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब इनको भी डिस्कस करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा इनको डिस्कस करने में, बहुत सिंपल है। Unregulated and regulated power supply. So what is unregulated power supply? तो firstly we will discuss about unregulated power supply. So इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रेज कर दूं। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई समझने से पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। क्या आपने वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ा, बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी डिवाइस होती है, चाहे हमारा इनपुट वोल्टेज वेरी करे, इनपुट वोल्टेज वेरी करे, इनपुट वोल्टेज वेरी करे, या लोड रेजिस्टेंस वेरी करे, लोड रेजिस्टेंस वेरी करे, लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस की बात कर रही है। चाहे इनपुट वोल्टेज वेरी करे, चाहे लोड रेजिस्टेंस वेरी करे, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है या रहना चाहिए। तो ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं हम वोल्टेज रेगुलेटर। क्या कह लेते हैं उनको? वोल्टेज रेगुलेटर। इसको क्यों बताया, अभी यूज पड़ेगा इसीलिए कह रहा हूँ, तो ये पता होगा तभी बता दिया एक बार। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात करें तो ऐसी पावर सप्लाई जिसका आउटपुट वोल्टेज अफेक्ट हो जाए, अफेक्ट यानी कि हिंदी शब्द कहेंगे तो प्रभावित हो जाए। ठीक है, अफेक्ट हो जाए। किससे अफेक्ट हो जाए? ऐसी पावर सप्लाई अफेक्टेड बाय लोड रेजिस्टेंस। लोड कह लो, रेजिस्टेंस क्या, लोड कह लो, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। अभी बता रहे इसका मतलब क्या हुआ। ऐसी पावर सप्लाई जिसका आउटपुट वोल्टेज अफेक्ट कर जाए लोड रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के वेरी होने से। यानी कि अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस को वेरी कराए या फिर लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराए तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो भी वेरी कर जाए, यानी कि वो कांस्टेंट ना रहे, यानी कि वो हम उसमें कुछ उसकी वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस रहे। और वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो वो आउटपुट वोल्टेज वहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ पर हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी कर जाए लोड रेजिस्टेंस के बदलने से, इनपुट वोल्टेज के बदलने से, इन दोनों में से किसी एक को भी बदलने से हमारा अगर आउटपुट वोल्टेज वेरी करता है तो जो हमें ऐसी पावर सप्लाई को कहते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। क्लियर? अब बात करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई की। सो व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई? डायरेक्ट वोल्टेज, सुनो, ऐसी पावर सप्लाई जिसका डायरेक्ट वोल्टेज कांस्टेंट रहे, लोड आई बात समझ में? इनपुट वोल्टेज वेरी हो चाहे लोड रेजिस्टेंस वेरी हो, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे। आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो ऐसी पावर सप्लाई को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी पावर सप्लाई को क्या कहते हैं? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में इसका उल्टा होता था, वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहता था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं। अच्छा, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बताइए। अब आपको इतना चीज़ें क्लियर कर दी तो थोड़ा तो यार आपको गेस लग जाना चाहिए कि हम इसको बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा आंसर, आई होप सभी के आया हो कि रेगुलेटेड, अगर मैं बात करूँ ब्लॉक डायग्राम की,
अभी वो वाली ब्लॉक डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की। अगर अनरेगुलेटेड ये है पावर सप्लाई है, समझ जाना यार। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में को अगर हम उसमें बोल देते हैं, किसमें, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर अगर लगा दें तो यार ये तो बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई में। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में PS लिखे दे रहे हैं। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में बदला जा सकता है, तो कह दो हाँ। किस वजह से, कैसे बदला जाएगा, वोल्टेज रेगुलेटर की को अगर जगह दे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम की, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कांस्टेंट रहता है। पर कैसे कांस्टेंट रहता है यार, हम तो उसको AC देते हैं, तो कांस्टेंट कैसे हमको मिलता है आउटपुट वोल्टेज, इसको देखेंगे, इसका बिल्कुल ऑपरेशन करेंगे। चलिए शुरू करें। तो ब्लॉक डायग्राम, रेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात चल रही है, तो ब्लॉक डायग्राम, तो पहले मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, फिर आप शुरू करेंगे। तो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है। सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, बट ये इम्पॉर्टेंट सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से इनपुट देते हैं, इनपुट में हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होता है, हो सकता है अल्टरनेटिंग। ठीक है, तो हम अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज चलो लेकर चलते हैं, आप करंट लो तभी भी वही चीज़, वोल्टेज लो तभी भी वही कंडीशन, वही सब, वही प्रोसेस, वही सब कुछ। तो अगर हम वोल्टेज लेकर खैर चलते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक, वोल्टेज लेकर अगर मैं चलता हूँ तो क्या होगा कि अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, एक एक चीज़ बताएंगे बिना घुमाए फिराए। आपको, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन उठते हैं सभी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो इसका ग्राफ बनाए तो ऐसे होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात बना रहे हैं तो ऐसा होगा, करंट का भी ग्राफ ऐसा होगा। मैंने क्या कहा, करंट वोल्टेज सभी कंडीशन एक जैसी। थोड़ा सा रुकिए, हाँ दिख रहा है। ठीक, तो ये देखिए वेरी कर रहा, यानी कि हमारा AC है। ठीक है, हमने इनपुट ट्रांसफार्मर लगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, ये रेक्टिफायर लगा है, फिल्टर सर्किट लगा है, सभी का यूज़ बताएंगे क्या क्या किसका काम है। तो ट्रांसफार्मर लगा है, हमने ट्रांसफार्मर को दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदल दे, वो होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे बदल दे। तो आपको एक बात और क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर डिवाइसेस होती हैं उनमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर डिवाइसेस में स्टेप डाउन, यानी कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलती है। तो अगर मैं आप स्टेप अप भी ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। चलो मैं स्टेप अगर डाउन लेकर चलता हूँ, स्टेप डाउन है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो बात करेंगे, अब स्टेप डाउन क्या करता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में बदलता है। तो अब इसके ग्राफ में क्या चेंज आएगा, जब इसका इनपुट में मिलेगा तो इसके आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रांसफार्मर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यार ये तो सेम लग रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा मतलब लो होगा, मतलब वोल्टेज अब थोड़ा सा, क्योंकि कम करेगा ना, हाई को क्या करता है, लो को। अगर पहले वोल्टेज इतना था मैक्सिमम, तो अब थोड़ा देखो कम हुआ है, यानी कि हम इसने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने अपना पूरा काम कर दिया। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यही हमें आउटपुट दिया इसने। तो हम क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी पढ़ सकते हो, खैर बोले भी दे रहे हैं। द वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर इज आइदर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो में बदलता है, और स्टेप अप लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में बदलता है। तो अगर स्टेप डाउन लगाया है तो ऐसा होगा। ये हमें आउटपुट मिला ट्रांसफार्मर से। अब ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर के लिए इनपुट का काम करेगा। तो रेक्टिफायर को इनपुट मिला, ये इसके लिए इनपुट है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। तो अगर यहाँ पर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँ, आप रेक्टिफायर भी बहुत टाइप के होते हैं, फुल वेव, हाफ वेव, और भी बहुत होते हैं, आगे पढ़ोगे। फुल वेव होते हैं, हाफ वेव होते हैं,
और उसके बाद फुल वेव सेंटर टैप होते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसकी बात दूर की बात है वो। तो पहले हम लेते हैं चलो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर के लिए इनपुट का काम करेगा, रेक्टिफायर क्या करेगा, पल्सेटिंग, क्या करेगा, रेक्टिफायर कन्वर्ट पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज या करंट में बदलता है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज लेकर चल रहे हैं, तो यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। अब पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज सबसे कंफ्यूजिंग यहीं पे होता है। इसका ग्राफ पहले बना देते हैं फिर अब बताते हैं। देखो फिर से कह रहे हैं, करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। हम वोल्टेज लेकर चल रहे हैं, तो सुनिए रेक्टिफायर क्या करता है, पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। सुनो एक एक शब्द का बताएंगे, पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। पल्सेटिंग का मतलब होता है कांपना, कांपता, या आप कह सकते हो कांपना मतलब कंपन हो रहा, ठीक है। यूनिडायरेक्शन में एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक है। और वोल्टेज तो वोल्टेज है ही। तो यानी कि रेक्टिफायर रेक्टिफाई करता है, पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शन वोल्टेज में बदल देता है। यानी कि यूनिडायरेक्शन देखो एक ही दिशा में है, यानी कि इसने ये वाली साइकिल इसकी कैंसिल कर दी, ठीक है। एक साइकिल को इसने कैंसिल कर दिया और ऊपर सिर्फ। अब आप ये बताओ, डीसी की अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो डीसी का ग्राफ एकदम ऐसा रहता है। तो एक हिसाब से रेक्टिफायर पूरी तरह तो एसी को डीसी में नहीं बदल पाया, पर उसने बहुत हद तक डीसी की शक्ल बनाने की कोशिश करी कि नहीं करी। देखो इसने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का नीचे वाला ग्राफ का देखो गायब कर दिया। यूनिडायरेक्शन इसीलिए वर्ड आया है, एक ही दिशा में, तो ऊपर की दिशा में। पल्सेटिंग का मतलब कांपता हुआ, या आप कह सकते हो कांपना अच्छा नहीं लग रहा है, वैल्यू मतलब यहाँ पे चेंजमेंट का मतलब हम कह सकते हो मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इस तरह समझ सकते हो। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, फिर मैक्सिमम हुई अचानक, फिर गिरने लगी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर गिरने लगी, यानी कि यहाँ पर पल्सेटिंग वोल्टेज मिला, यानी कि हमारे यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज नहीं मिला। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है, ये बात समझ पाए। और हमें ये बिल्कुल एक्यूरेट डीसी में नहीं बदलता, इसी वजह से हम इसमें फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर का काम खत्म, ठीक है। फिल्टर सर्किट की बात करते हैं, तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, सुनिए। आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, इन पल्सेटिंग की जगह फ्लक्चुएशन कह लो, फ्लक्चुएशन का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे। फ्लक्चुएशन का मतलब वैल्यूज लगातार चेंज होना है, कि मतलब चेंजेस, उन्हें फ्लक्चुएट करना, मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट करना है, चेंज होना। तो फिल्टर सर्किट के लिए ये इनपुट का काम करेगा। फिल्टर सर्किट क्या करेगा, ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन का मतलब ये देखो इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, मैक्सिमम फिर डाउन, फिर मैक्सिमम फिर डाउन, इन फ्लक्चुएशन को रिमूव करेगा। पर ये 100% रिमूव नहीं करता। फिल्टर सर्किट 100% रिमूव फ्लक्चुएशन नहीं करता। फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लक्चुएशन यानी कि ये जो वैल्यूज लगातार चेंज हो रही है, डीसी में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ग्राफ की तरफ ध्यान दो, आप याद करो तो डीसी की वैल्यू एकदम कांस्टेंट रहती है। या मैं डीसी अभी इसने नहीं बदला रेक्टिफायर ने। फिल्टर सर्किट क्या करेगा, इन फ्लक्चुएशन को रिमूव करके डीसी की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा। मतलब एक और कदम बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो क्या कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन को बहुत हद तक रिमूव कर देगा, थोड़े बचेंगे फ्लक्चुएशन, 100% रिमूव नहीं होंगे फ्लक्चुएशन, मतलब थोड़े बचेंगे। तो क्या अब हमारा इसका फिल्टर सर्किट का आउटपुट क्या होगा, कुछ यूं होगा, मतलब थोड़े बहुत तो फ्लक्चुएशन बचेंगे। अभी भी भाई हमें डीसी नहीं मिला, इसी वजह से हमने वोल्टेज रेगुलेटर का यूज किया। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है अभी बताया था, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेटेड पावर सप्लाई में बदलता है। तो वोल्टेज इन फ्लक्चुएशन को रिमूव करके वोल्टेज रेगुलेटर एकदम कांस्टेंट डीसी देता है। बट ये पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत अभी भी फ्लक्चुएशन होता है। आई बात समझ में। अब अब कुछ बचा नहीं है। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को डिवाइड करता है, नाम ही से जान रहे होगे, वोल्टेज को डिवाइड करता है। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिनका सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अरे इसी तरह होता है, समझ पाए। तो वोल्टेज डिवाइडर का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कहीं कहीं तो दिखाया नहीं जाता वोल्टेज डिवाइडर, बट मैंने दिखा दिया। वोल्टेज डिवाइडर बस कुछ नहीं करता, वोल्टेज को डिवाइड करता है, जिस अलग अलग वोल्टेज को, यानी कि 4 वोल्ट 4 जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें डीसी वोल्टेज आसानी से मिल जाता है, या डीसी करंट आसानी से मिल जाता है। तो यही था ब्लॉक डायग्राम, और कुछ भी नहीं था। इनमें से किसी भी आपको चीज़ ना समझ पाए हो तो बताइएगा,
कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। थैंक यू।